अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्सीर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं अमल इस्तिखराज की। तो अमल इस्तिखराज में हमने इससे पहले देखा कि किस तरह से अमल इस्तिखराज होता है। तो हमने कहा कि बहुत सारे हमारे पास जिस्म में फुजले बन जाते हैं या ऐसे मादे बन जाते हैं जिनको हमारे जिस्म से बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। उनमें जो सबसे अहम है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। और उसमें हमने कहा कि उसको तीन शक्लों में जानदारों के जिस्म से निकाला जाता है। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। फिर उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जानदारों में अलग अलग उज़्व है जो उसको निकालने का काम करते हैं। एक हमने कहा प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लेम खलिए, दूसरा है नेफ्रेडिया, तीसरा है माल्पीजियन ट्यूब्यूल, इसी तरह से किडनी। फिर हमने कहा कि एंटीनल ग्लैंड भी क्रस्टेशियन के अंदर और ग्रीन ग्लैंड्स भी है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉकरोच में जाएंगे तो कॉकरोच में जो वहां पर एक ग्लैंड है, तो उसमें से एक ग्लैंड है जिसमें से कहा जाता है कि वहां पर तो फैट बॉडीज होती है। फिर वहाँ यूरिकोज ग्लैंड होता है, फिर वहाँ नेफ्रोसाइट। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन है, लेकिन कुछ बेसिक नाम हमने पहले पढ़ा है। इसी तरह से अब हम ह्यूमन की बात करने वाले हैं। हम एक इंसानी जिस्म की साख्त के मामले में बात करने वाले हैं कि उनके जिस्म में किस तरह से ये अमल इस्तिखराज होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। ना सबसे पहले इसकी बेसिक एनाटॉमी की हम बात करते हैं कि क्या होता है, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है। तो इंसानों में जो अमल इस्तिखराज है या जो निज़ाम इखराज है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक जोड़ा गुर्दे की होती है। क्या होती है वहां पर? एक जोड़ा गुर्दे की। यानी जोड़ा का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जोड़ा यहाँ पर कहते हैं पेयर। जोड़े को यहाँ क्या कहते हैं हम? पेयर। पेयर ऑफ किडनी यहाँ पर क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी, हम जिसको कह रहे हैं गुर्दे की जोड़। ठीक है। फिर एक जोड़ यहाँ पर किसकी होती है? एक जोड़ यहाँ पर होती है यूरेटर। दूसरा कौन होता है यहाँ पर? यूरेटर। तो ये हो गया गुर्दा, गुर्दे की जोड़, देन हो गया यूरेटर। फिर यहाँ पर एक होता है मसाना। फिर क्या होता है? मसाना, जिसको आमतौर में हम क्या कहते हैं? यूरेनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं हम उसको? यूरेनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा। तो यहाँ याद रखना है, इंसानी जिस्म की साख में जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें होता है गुर्दा, उसमें होता है पेयर ऑफ गुर्दा, पेयर ऑफ यूरेटर, एक मसाना, एक यूरेथ्रा। एक जोड़ गुर्दे की, एक जोड़ यूरेटर की, एक मसाना और एक यूरेथ्रा। ना गुर्दा जो होता है, अगर गुर्दे की शक्ल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है कि गुर्दा जो है वो भूरे रंग और लाल रंग, भूरे लाल रंग का होता है, यानी रेड ब्राउन कलर का होता है। और जो सेम होती है उस सेम की बीच की शक्ल का वो क्या होता है? दिखाई देता है। ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है शिकमी जोफ में। कहाँ पर होता है? शिकमी जोफ में। और शिकमी जोफ में भी ये कहाँ पर होता है? जोहरी अंदरूनी दीवार पे, यानी जो पीछे की साइड की जो दीवार है जोहरी और अंदरूनी, वहां पर ये पीछे की साइड में चिपका हुआ होता है। फिर दूसरा कि आखिरी जो थोरैसिक है और तीसरी जो लुम्बार वर्टिब्रा है उसके दरमियानी सतह पर पाया जाता है। फिर ये कहां पर होता है? तो लास्ट थोरैसिक। अब थोरैसिक का मतलब क्या होता है? 12, क्योंकि हमारे पास जो थोरैसिक है वो पूरे 12 होती है। तो T12 और L3। तो लुम्बार जो वर्टिब्रा है और जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होते हैं? सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सिजल, इस तरह से 5 टाइप की क्या होती है? बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वर्टिब्राई होती है। तो उनकी लोकेशन की बुनियाद पे ये नाम है। तो याद रखना कि किडनी कहां से कहां तक होती है? तो किडनी थर्ड लुम्बार से कहां पर जाके खत्म हो जाती है? T12। इस तरह से इसको याद रखिए। फिर एक और चीज कि एक बालिग आदमी में अगर हर गुर्दे का वजन अगर बात करते हैं तो वो 120 से 170 ग्राम, यानी 120 से 170 ग्राम का होता है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी उसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो 10 से 12 होगी। चौड़ाई की अगर बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर होगी। और मोटाई की अगर बात करते हैं, यानी इसकी मोटाई जो होगी वो कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। फिर गुर्दे की अंदरूनी जोफी सतह के बीच की तरफ एक शुगाफ होता है जिसे हाइलम कहते हैं। तो अब यहाँ पर हाइलम कौन है? हाइलम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना। हो यहाँ पर जिस शक्ल की बात की जा रही है वो कौन है? वो शक्ल है यहाँ पर जिसको क्या कहा जा रहा है? हाइलम। तो हाइलम देखिए यहाँ पर
और उन्होंने यहाँ पर अच्छा इसमें उसमें उसको नहीं किया। ये जो एरिया है यानी ये वाला जो एरिया है जहां से ये इंटर होने वाले हैं, ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है इसको? हाइलम। ये वाला जो एरिया है जहां से क्या हो रहा है, ये सारे इंटर हो रही है, तो ये ब्लड अंदर जा रहा है, ये यूरेटर बाहर आ रहा है, तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है हाइलम। फिर दूसरा, ये जो हाइलम है इसके जरिए क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है जिसके जरिए खून की नाली, यूरेटर और एसाब अंदर की तरफ क्या कहते हैं जाते हैं। तो ये खून की नाली अंदर जा रही है, यूरेटर बाहर आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होंगे, न्यूरॉन्स जाएंगे जो इंफॉर्मेशन लाने ले आने का काम करते हैं। फिर हाइलम के अंदर की तरफ एक चौड़ा खीस की शक्ल की जगह होती है, यानी ये जो दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, तो आप थोड़ी देर के लिए ये सबको हटा दो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये किस तरह दिख रहा है आपको, फनील की तरह, है ना। तो ये जो खीफ की शक्ल की तरह जो स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हाइलम जो अंदर जा रही है, और ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसको? रीनल पेल्विस। तो हम आगे चल के ना इस तरह के लफ्ज पढ़ेंगे। रीनल, ये रीनल लफ्ज हमेशा किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। तो ये जो होता है ये खीफ की शक्ल की तरह हिस्सा है जिसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। अभी जो रीनल पेल्विस है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें पाया जाने वाला उभार वो होता है कैलिक्स। उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमको, कैलिक्स। तो अभी कैलिक्स क्या है, ये कैलिक्स कौन सा हिस्सा है, तो ये हो गया आपके खीफ की शक्ल का हिस्सा। अब ये जो देखिए आप यहाँ पर इनको क्या बोला गया, कैलिक्स। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये सब कौन है, कैलिक्स। ये वाले जो हिस्से ये जो जोड़ है ना, ये क्या है, कैलिक्स है। तो ये जो रीनल पेल्विस है, इस रीनल पेल्विस में क्या होती है, कैलिक्स होती है। फिर गुर्दे के बाहरी हिस्से में एक मजबूत कैप्सूल, ये जो बाहर का जो हिस्सा है ना ये वाला गुर्दे का, इसके बाहर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर क्या है, कैप्सूल है, यानी एक लेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैप्सूल होता है, और गुर्दे के अंदर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बाहरी कॉर्टिक्स और एक अंदर होता है जिसको कहा जाता है मेड्यूला। अब ये जो गुर्दा है, इस गुर्दे को भी, ये जो अंदरूनी जानिब है, इसको अंदरूनी जानिब में भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। किस तरह से तकसीम करते हैं, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इस तरह से तकसीम हो गया। ठीक है, ये गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी हिस्से को भी आप तकसीम कर रहे हैं। ये बाहर का हिस्सा कहा जा रहा है और ये अंदरूनी हिस्सा कहा जा रहा है। अगर ये अंदरूनी हिस्सा है तो इस अंदरूनी हिस्से को कहा जाता है मेड्यूला, और ये बाहरी हिस्सा है तो इसको क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। तो इसलिए देखिए ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मेड्यूला, और ये जो बाहर का हिस्सा है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। ना अब बात और आगे आके क्लियर होगी, क्योंकि अब इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पढ़ने वाले। तो मेड्यूला होता है, मेड्यूला तकसीम होकर कुछ मखरूत कमियत क्या बना देता है, मेड्यूलरी पिरामिड। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये मखरूती शक्ल है, त्रिकोणी शक्ल है ना, ट्रायंगुलर शक्ल है। तो ये जो मखरूती शक्ल है इसको कहा जाता है मेड्यूलरी पिरामिड। क्या कहा जाता है इसको, मेड्यूलरी पिरामिड। तो बेसिकली इसको मेड्यूलरी पिरामिड क्यों बोला है, कि ये उल्टा पिरामिड की तरह है। और चूंकि ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन कौन सी है, मेड्यूला, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मेड्यूलरी पिरामिड। तो यहाँ याद रखना है, किडनी है, किडनी के अंदरूनी जो हिस्सा है, किडनी के बाहर जो हिस्सा है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो रीनल कैप्सूल है। अंदरूनी जो हिस्सा है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है जो बाहर साइड में आता है वो कॉर्टेक्स, और जो अंदरूनी साइड में है वो क्या है, पिरामिड। फिर इस पिरामिड के अंदर, सॉरी मेड्यूला, इस मेड्यूला के अंदर बहुत सारे पिरामिड है, त्रिकोणी शक्ल है, उसको कहा जाता है मेड्यूलरी पिरामिड। फिर ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है, इस मेड्यूलरी पिरामिड से आगे चल के, जिसको हमने कहा था कैलिक्स, ये जो हिस्सा है ना, तो ये मेड्यूलरी पिरामिड आगे जाके कहां पर ऊपर होगा, तो ये मेड्यूलरी आगे बढ़कर कैलिक्स से मिल जाता है। यानी ये मेड्यूलरी पिरामिड क्या हो जाएंगे, आगे चल के कहां पर जाके मिल जाएंगे, कैलिक्स। और इस तरह से कॉर्टेक्स मेड्यूलरी पिरामिड के दरमियान बढ़कर, अब यहाँ पर एक और साख्त है जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है पिरामिड, जिसको हम क्या करें, मेड्यूलरी पिरामिड। ये मेड्यूलरी पिरामिड जाके ओपन हो रहा है कैलिक्स में, ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये दूसरा कैलिक्स है, इस तरह से। अब ये कैलिक्स के बीच में आप देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ना इस तरह से, यानी ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा इस तरह से दब गया, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा इस तरह से इसके अंदर क्या हो गया, दब गया।
ठीक है। तो मीडियोलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बर्टीनी का कॉलम, या उसको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप इस तरह से कंसिडर करिए तो ये कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे जमीन में हम गड्ढा खोदते हैं फिर कॉलम करते हैं ना, तो इस तरह से ये अंदर दब गया, और अंदर दब के ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको? कॉलम की तरह दिख रहा है। तो इस कॉलम को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है इसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी या बर्टीनी का कॉलम। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो किडनी के अंदर होते हैं, इनको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर में एग्जाम में इसको पूछा जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आई? कि किडनी का बेसिक एनाटॉमी है ना। इसके आगे क्या है? इसके आगे ये जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो रीनल पिरामिड हमने कहा, उस रीनल पिरामिड के अंदर क्या होता है? तो उस रीनल पिरामिड के अंदर ये होता है कि हर एक गुर्दे के तकरीबन 10 लाख पेचीदा ट्यूब्यूलर साख्ते होती है। जैसा अभी हमने कहा कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, उन इनवर्टिब्रेट्स में ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, या जो फुजले को बाहर निकालने की वाली जो साख्ते हैं, वो बहुत सिंपल होती है और बहुत सादा होती है और बहुत पेचीदा होती है। तो सादा में हमने इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे, और टिब्यूल्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, माल्फिजन टिब्यूल। और जब हमने पेचीदगी की बात कर रहे थे, तो पेचीदगी में हमने एग्जांपल किसके लिए थे? किडनी। इसका मतलब अगर किडनी है तो किडनी में कौन सा पार्ट होगा? तो किडनी में जो पार्ट होता है जिसको हम पेचीदा ट्यूब्यूलर साख्त कहते हैं, वो है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है इसको? नेफ्रॉन। तो बहुत अच्छे से याद रखिए, किडनी के अंदर जो पेचीदा साख्त है, जो एक्सक्रीशन का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को जिस्म से खारिज करने का काम करती है, वो कौन है? नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन को कहा जाता है यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। तो यहां याद रखिए, ये इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी इसके जरिए क्या होगा? वेस्ट मटेरियल जिस्म से बाहर जाएगा ना। अब इस नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट है? तो इस नेफ्रॉन के अंदर दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में उसको बांटा गया है। एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। एक हिस्सा कौन है? ग्लोमेरुलस। और दूसरा हिस्सा है जिसको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। दूसरा हिस्सा कौन सा है? रीनल ट्यूब्यूल ना। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये है ग्लोमेरुलस, यानी ये जो बंच दिख रहा है ना आपको, ये बंच, ये है ग्लोमेरुलस। और बाकी का ये जो पूरा हिस्सा है ये है रीनल टिब्यूल्स। ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? तो ग्लोमेरुलस ये कैपिलरीज, जो स्मॉल ब्लड वेसल होती है, जो छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल होती है, उनका जो गुच्छा होता है, उस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो अगर एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज मीन बाय ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस ये क्या होता है? ये गुच्छा होता है। किसका गुच्छा होता है? ये गुच्छा होता है छोटी खून की नालियां, और ये छोटी खून की नालियों को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। क्या कहते हैं उनको? कैपिलरीज। तो इनको याद रखना है। तो ये जो कैपिलरीज, जो खून की नालियां हैं, ये एंट्रियोल की बनी होती है। किससे बनी होती है? आर्टेरियोल से बनी होती है, जो खुद ही रीनल आर्टरी की पतली शाख होती है। अब ये रीनल आर्टरी है ना, हमारे पास जो है वो कौन है? रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो ब्लड लेकर हार्ट से आएगी, दिल के पास से ब्लड लेकर आएगी, और आगे चल के फिर ये छोटी छोटी और बहुत सारी कैपिलरीज में, आर्टरी में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको हम क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। क्या कहते हैं उनको? आर्टेरियोल। तो इस तरह से वो बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, जिससे आगे चल के क्या बनेगा? बंच बनेगा। तो ये क्या होता है? ये छोटी छोटी नालियों में, पतली शाखों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। फिर ग्लोमेरुलस से खून क्या होता है? रीनल शरियान। कहां पर चला जाता है? रीनल शरियान, यानी उसको क्या कहा जाता है? इफ्रंट आर्टेरियोल के जरिए जिस्म के सभी हिस्सों में ले जाया जाता है। यानी वापस से क्या होगा? ये किडनी के पास आएगा। किडनी के पास आने के बाद जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन के बाद उसी ब्लड को लेकर आगे जाना है, तो आगे जिस्म से होते हुए जाएगा वो, तो जिस्म से होते हुए वो उसको वापस कहाँ लेके जाएंगे? हार्ट के पास, दिल के पास लेके जाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा? जो रीनल आर्ट्रियोल्स है, कौन है? रीनल आर्ट्रियोल्स है, जिसको यहाँ पर रीनल शरियान कहा गया है। उन रीनल आर्ट्रियोल, देखिए शरियान और वरिद, तो अगेन यहाँ पर रीनल आर्ट्रियोल तो दो तरह की है। एक होती है एफरंट आर्ट्रियोल, एक होती है इफ्रंट। एफरंट लाने का काम करती है, इफ्रंट लेके जाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन किया गया उसमें शरियान
है ना। तो ये जो रीनल शरीयान है, ये रीनल शरीयान क्या करेगी, ये इफरंट आर्टियल है, तो दो तरह की, एक लाने का काम कर रही है जिसको यहाँ पर क्या कहा गया, एफरंट आर्टियल, और दूसरी क्या कर रही है, ले जाने का काम कर रही है। ये सॉरी यहाँ पर, ओके, कहाँ पर है, यहाँ पर इफरंट आर्टियल। तो ये कौन है, एफरंट, और ये कौन है, इफरंट। एफरंट आर्टियल और इफरंट आर्टियल। फिर दूसरा एक और चीज कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, अब उस रीनल ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो पहले हमने बात किसकी की, ग्लोमेरुलस की, क्योंकि हमने कहा कि जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन को दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, एक क्या है ग्लोमेरुलस, और दूसरा कौन सा हिस्सा है, वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है रीनल ट्यूब्यूल्स की। तो रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर बात करते हैं तो उसकी शुरुआत एक दोहरी दीवार वाले प्याले जैसी साख से होती है, यानी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दीवार, ये दोहरी दीवार वाली साख्त है, ये दोहरी दीवार वाली साख्त है। ये जो दोहरी दीवार वाली साख्त है इसको कहा जाता है बूमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं उसको, बूमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं उसको, बूमस कैप्सूल। और ये जो बूमस कैप्सूल है ये क्या करती है, ये ग्लोमेरुलस को ढके रहती, मींस ये जो साख्त ये इस तरह से है, ये कप शेप है, ये जो कप शेप साख्त है जो आपको दोहरी दीवार प्याले वाली साख्त है, इस प्याले वाली साख्त के बीच में क्या होते हैं, यहां पर होते हैं बंच, बंच ऑफ न्यूरॉन। कौन होते हैं, बंच ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है एफरंट आर्टियल और ये है इफरंट आर्टियल। तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस और ये हो गया बूमस कैप्सूल। नाउ ये दोनों भी मिलकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस और बूमस कैप्सूल, ये दोनों भी जब एक साथ होते हैं तो एक साथ होने की वजह से इनको कहा जाता है माल्फिजियन बॉडी, या उनको कहा जाता है रीनल कार्पसल्स। ये जो साख्त है, इस साख्त को क्या कहा जाता है, इस साख्त को कहा जाता है रीनल कार्पसल्स, या इसको कहा जाता है माल्फिजियन बॉडी। ये जो ट्यूब्यूल है ये आगे बढ़कर एक बहुत ही लच्छेदार, यानी लच्छेदार का मतलब है बहुत सारी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, फोल्डिंग हो जाएगी, जिसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। आगे चल के वो क्या बना देगा, वो बना देगा प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, यानी उसको कहते हैं पीसीटी। आगे चल के वो क्या बना देगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा, इसको यहाँ कहा गया है करीब वाला। ये जो करीब वाला वर्ड है, करीब वाले को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल। तो हम यहाँ चूंकि उर्दू वाले लफ्ज के लिए भी इंग्लिश टर्म ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। फिर दूसरा जाल की सूरत में, मतलब इस तरह के जाल वहां बना देगा। इसी ट्यूब्यूल का दूसरा जो हिस्सा है वो एक बॉल पिन की शक्ल का है, जिसको कहा जाता है हेनलेस लूप। ये जो दूसरा शक्ल आपको दिख रही है ये वाली, ये है हेनलेस लूप। अब इस हेनलेस लूप में क्या है, इस हेनलेस लूप में दो चीज है, एक है हेनले लूप का नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ जाने वाला, दूसरा होता है जो ऊपर आने वाला। तो एक को कहा जाता है डिसेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग लूप, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है असेंडिंग। तो एक लूप होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग, जिसमें एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ क्या होता है, जाता हुआ क्या होता है, लिम्ब होता है। ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो लिम्ब है वो आगे बढ़कर दूसरा ज्यादा बड़ा हुआ ट्यूब्यूल हल्का बनाता है, जो कि क्या कहलाता है, डिस्टिल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो हिस्सा है दूर वाला, जिसको क्या कहा जाता है, डीसीटी, यानी डिस्टिल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसको कहा जाता है। और ज्यादातर नेफ्रॉन का डीसीटी सीधे एक ट्यूब में जाकर खुलता है, और उस ट्यूब को कहा जाता है जमा करने वाली ट्यूब, यानी इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है इसको, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पर जो साख्ते हैं किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूलर साख्त होती है वो बहुत पेचीदा है। पेचीदा इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशन है, और इन मॉडिफिकेशन के बाद ये एक नेफ्रॉन है, इस तरह से यहाँ पर कितनी होती है, एक गुर्दे में तकरीबन 10 लाख, कितनी होती है, 10 लाख होती है, यानी तकरीबन 1 बिलियन के करीब वो होती है, यानी 10 लाख के करीब वो ट्यूब्यूलर साख्तें होती है जो वहां पर प्रेजेंट होती है, और वहां पर वो सारे काम अंजाम देगी। तो इसीलिए जो किडनी होती है, ह्यूमन किडनी, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा पेचीदा होती है, जो इखराजी मादों को जिस्म से बाहर करने का
काम करती है। क्लियर है बच्चों कंसेप्ट? नाउ एक और चीज याद रखिए यहां पर कि जिसको हमने कहा कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, जो लास्ट स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक और बात याद रखिए कि उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा, जितने भी नेफ्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरी नेफ्रॉन है, ये तीसरी है, तो ये क्या होगी, ये सारी की सारी जाके कहां पर खुल जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ का जाके ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें कहा जाता है जिसमें बहुत सारे एक साथ जुड़कर कैलेसिस और मेड्यूलरी पिरामिड के जरिए रीनल पेल्विस में खुलते हैं। यानी क्या होगा, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आएगी। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जब आगे आएगी तो मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से समझिए कि ये क्या हो गया, रीनल पिरामिड है ना, ये बहुत सारी है, ये रीनल पिरामिड है। अब ये रीनल पिरामिड की जो कलेक्टिंग डक्ट है ये रीनल पिरामिड के आखिरी हिस्से पे खुल रही है। तो ये रीनल पिरामिड का आखिरी हिस्सा है और इस रीनल पिरामिड का आखिरी हिस्सा आगे जाके किससे जुड़ जाता है, कैलिक्स। याद आ रहा है, हमने पढ़ा तो किससे जाके जुड़ जाता है, कैलिक्स। और ये कैलिक्स आगे जाके, यानी ये अगर एक और पिरामिड आप कंसिडर करो, ये एक और पिरामिड है, ठीक है, और इस पिरामिड के पास इस तरह से जुड़ी हुई, तो ये हो गया कैलिक्स, ये दूसरा कैलिक्स है। और ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हमने क्या कहा, इस हिस्से को हमने कहा रीनल पेल्विस। हमने क्या कहा, इस हिस्से को रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से आगे फिर ये क्या होगा, ये फनेल शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर होगा हाइलम। याद आ रहा है, और हाइलम से आगे क्या होगा, फिर यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको हमने कहा यूरेटर। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म होगा। तो ये जो एरिया है रीनल पिरामिड, इस रीनल पिरामिड में कौन है, नेफ्रॉन। ये सारी की सारी नेफ्रॉन कहाँ के ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट आकर ओपन होगी कैलिक्स में, कैलिक्स आकर ओपन होगी रीनल पेल्विस में। और इस तरह से ये पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से फिर हाइलम, हाइलम से होते हुए यूरेटर, और यूरेटर से होते हुए मसाना, मसाने से होते हुए यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर जिस्म से बाहर। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है बच्चों। इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरी साइकिल को आपने अच्छे से याद रखना है, तब जाके आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। आपको बहुत सारी बातें और समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है ना। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन क्या है, उस मॉडिफिकेशन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा कि इनसे रिलेटेड मैंने अभी तक जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आए हुए वो निकाल के रखे हुए, इंशाल्लाह कल मैं उनको अपलोड करूंगा या कल हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे ना। अभी इस पर बात कर लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन में हमने कहा कि क्या होता है, माल्फिजियन कॉर्पसल्स, फिर उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसमें क्या होता है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जितने भी पार्ट है, तीनों भी पार्ट, ये क्या होता है, ये गुर्दे के कॉर्टिकल हल्के में, यानी कहां पर होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टिकल हल्का, या जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रीजन में पाया जाती है। कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है, मेड्यूला। कहां पर होता है, मेड्यूला। अभी बात को समझिए, ये था किडनी, किडनी के अंदरूनी हिस्से को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं रीनल पिरामिड, तो रीनल पिरामिड में क्या हो जाता है, रीनल पिरामिड में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन का कौन है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब इस माल्फिजियन ट्यूब्यूल से क्या हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस तरह से कौन है, लूप ऑफ हेनले, और वापस से यहाँ पर कौन है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब कहां पर है, कॉर्टेक्स में, ठीक है। और ये जो पीछे हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा कहां पर है, मेड्यूला में। कहां पर है, मेड्यूला में। अब ये जो पीछे हिस्सा रह गया जो मेड्यूला में है, ये कौन है, ये है लूप ऑफ हेनलेस। कौन है ये, लूप ऑफ हेनलेस। और जो यहां पर हिस्सा है उसमें कौन कौन है, डीसीटी, उसमें कौन है, पीसीटी, और उसमें कौन है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल या माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कार्पसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर दूसरी चीज कि ज्यादातर जो नेफ्रॉन है, यानी जो कंप्लीट साफ्ट है, ज्यादातर नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है
वो बहुत ही छोटा होता है, यानी जो लूप ऑफ हेनले है उसकी अगर बात करेंगे तो छोटा होता है। तो अगर आप ये दो डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से फर्क कर सकते हैं। ये है लूप ऑफ हेनले और ये है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो लूप ऑफ हेनले ये कैसी है, स्मॉल, और ये लूप ऑफ हेनले कैसी है, लॉन्ग। तो यहाँ पर यही फर्क को बताने के लिए मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है कि ज्यादातर जो नेफ्रॉन होती है उनमें जो लूप ऑफ हेनलेस होती है वो छोटी होती है और मेडियोला में थोड़ा ही अंदर गई होती है। तो ये जो रीजन है ये कौन है, ये है मेडियोला, और ये जो रीजन है ये कौन है, कॉर्टेक्स। तो मेडियोला के बहुत थोड़े ही अंदर ये गई हुई है। फिर ये जो नेफ्रॉन होती है इस नेफ्रॉन को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वाली जो नेफ्रॉन है इसको क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। याद रहेगा। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमेशा कैसा होता है, छोटा। तो इसका मतलब है कि नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, एक टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा टाइप जिसको हम आगे देखने वाले। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। फिर दूसरी चीज, कुछ जो नेफ्रॉन है उनमें जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत बड़ा होता है और इतना बड़ा होता है कि वो मेडियोला के अंदर तक जा पहुंचता है। यानी ये देखिए मेडियोला के अंदर तक आ गया। तो इस तरह का जो नेफ्रॉन होता है उसको कहा जाता है जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है इसको, जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। तो इसको याद रखना है। तो नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, एक होती कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होती है जक्स्टा मेडियोलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होती है वो छोटी होती है, जक्स्टा मेडियोलरी में जो लूप ऑफ हेनले होती है वो बड़ी होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पैराग्राफ को बच्चों मेरी ऐसी आपसे गुजारिश रहेगी कि एग्जाम से पहले इसी पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करें। बाकी की चीजें बहुत छोटी है और बहुत आसान है और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनने का चांस होता है। ठीक ना हो। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इफरंट आर्टियोल। किसकी बात कर रहे हैं हम, इफरंट आर्टियोल। तो ये जो इफरंट आर्टियोल है, जैसा मैंने कहा कि क्या होता है, जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस में एक होता है एफरंट आर्टियोल, एक होता है एफरंट आर्टियोल और एक होता है इफरंट आर्टियोल। एफरंट आर्टियोल और एक होता है इफरंट आर्टियोल। तो एफरंट आर्टियोल ब्लड लेकर आता है और इफरंट आर्टियोल ब्लड लेकर जाता है। ठीक है, ये ब्लड लेकर आने वाला है और ये ब्लड लेकर जाने वाला है। तो होता क्या है, इफरंट आर्टियोल जो ग्लोमेरुलस से निकलता है रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ बारीक कैपिलरी का जाल बनाता है। ये आगे चल के क्या करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल है यानी ये जो पूरी साफ्ट है इसके आजू बाजू क्या करेगा, एक कैपिलरी नेटवर्क बना देगा। इसको कहा जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। क्या बोला जाता है इसको, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या बना देता है वो, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। इस जाल का एक छोटा सा वेसल जो लूप ऑफ हेनले के बराबर दौड़ता है वो जो क्या करता है, आगे चल के यू शेप की शक्ल बना देता है, उसको कहा जाता है वासा रेक्टा। क्या कहा जाता है इसको, वासा रेक्टा। तो फॉर एग्जांपल ये लूप ऑफ हेनले, थोड़ी देर के लिए अगर इसको मान ले कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए जरा डायग्राम को और साफ कर देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लूप ऑफ हेनले है और इस लूप ऑफ हेनले की ये जो इफरंट आर्टियोल है, ये इफरंट आर्टियोल यहाँ पर इस तरह से कैपिलरी नेटवर्क बना रही है और एक ट्यूब्यूल है वो इस तरह से रन हो रही है। तो ये जो ट्यूब्यूल है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में रन कर रही है, ये कौन हो गई, वासा रेक्टा। कौन हो गया ये, वासा रेक्टा। और ये जो लूप यहाँ से जो ब्लड वेसल निकली थी उसने क्या किया, ये जितने भी पार्ट्स है उनके आजू बाजू एक नेटवर्क बना दिया और आगे चल के सिर्फ एक ट्यूब है जो इस तरह से चल रही है। तो ये जो ट्यूब है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही है, लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू चल रही है, जितनी लेंथ लूप ऑफ हेनले की उतनी लेंथ इसकी है। तो इस तरह की जो इफरंट आर्टियोल की ब्लड वेसल होती है, कैपिलरी होती है, उसको नाम क्या दिया गया यहाँ पर, वासा रेक्टा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है
उसमें वासा रेक्टा या तो नहीं होती है, या अगर होगी तो बहुत छोटी होंगी, क्योंकि हमने कहा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले अगर वो छोटा है तो इसका मतलब उसके आजू बाजू जो चलने वाली ब्लड वेसल होंगी या तो वो बहुत छोटी होंगी या तो वो सिरे से मौजूद ही नहीं होंगी। तो एग्जामिनर का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि वासा रेक्टा इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कैसी होती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपने याद रखना है। क्लियर? नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको कहा जाता है पेशाब का बनना या यूरिन फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है इसको? पेशाब का बनना, या उसको कहा जाता है यूरिन फॉर्मेशन। नाउ हमने कहा कि हमारे ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस तरह के हैं, एनाटॉमी किस तरह की। तो हमने कहा किडनी होती है, यूरेटर होती है, मसाना होता है यूरिनरी ब्लडर, और क्या होता है यूरेथ्रा होती है। अब उसके बाद ये बात हो रही है कि जो पेशाब बनाने का काम वो करते हैं तो पेशाब बनाने का जो अमल है जिसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यूरिन फॉर्मेशन, ये कैसा होता है। तो पेशाब की जो तश्कील होती है या पेशाब का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर तीन अहम अमलिया जुड़े होते हैं या तीन अहम स्टेप्स होती है जिसका नाम क्या होता है। एक का नाम होता है ग्लोमेरुलर तख्तीर। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलर तख्तीर। तख्तीर का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर तख्तीर यानी इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है दोबारा इंजेजाब, यानी जिसको क्या कहते हैं हम, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं इफराज, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन। तो ये जो तीन अमल है ये नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में क्या होते हैं, अंजाम पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पेशाब बनने का अमल है, जो पेशाब बनने का अमल है, इस पेशाब बनने के अमल में तीन अहम स्टेप होती है। एक होती है तख्तीर। ये तख्तीर जो होती है, ये जो फिल्ट्रेशन का अमल है, ये सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कहा जाता है क्या बोला जाता है इसको? ग्लो मेर्यूलर तख्तीर। दूसरा होता है इसको कहा जाता है दोबारा इंजेसाव, और तीसरा जो अमल होता है वो क्या होता है, इफराज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन। ठीक है, तो इस तरह से तीन स्टेप्स होती है जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस अंजाम पाता है। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है, जिसको समझना है हम लोगों ने, वो क्या है कि जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखी है ताकि आपको बात और क्लियर हो। अगर आप देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में क्या है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, ये वाला, ये पूरा कौन है, ये है नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। और यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एफरंट आर्टेरियल है जिससे ब्लड अंदर आएगा, और इफरंट आर्टेरियल है जिससे ब्लड जाएगा। तो इस तरह से यहां से ब्लड पास होगा धीरे धीरे धीरे, और ये ब्लड क्या होगा, वापस से फिर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर चढ़ जाएगा ना। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ सिंबल है, ठीक है, सिंबल्स आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिंबल, ये सिंबल यानी ये जो कलर है यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर एक ही बार जो प्रोसेस होगा वो फिल्ट्रेशन का होगा। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद सिर्फ दो स्टेप्स आगे कंटिन्यू होते रहेगी, एक रहेगा रीएब्जॉर्प्शन, एक रहेगा सिक्रीशन। एक रहेगा रीएब्जॉर्प्शन और एक रहेगा सिक्रीशन। इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस के ऊपर जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो होता है तख्तीर का, वो होता है फिल्ट्रेशन का, और बाकी की जो पूरे पार्ट्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, दूसरा है लूप ऑफ हेनले या जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन का लूप, और तीसरा जो हिस्सा है वो कौन है, डीसीटी। ये जो हिस्से हैं यहाँ पर दो काम होंगे, रीएब्जॉर्प्शन और क्या होगा, सिक्रीशन। तो इस तरह से ये प्रोसेस होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या बनता है, पेशाब बनता है ना। ये जो पेशाब बनने का अमल है, इस पेशाब बनने के अमल में जो पहला अमल हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलर तख्तीर कह रहे हैं। तो इस पेशाब बनने के अमल में होता क्या है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशाब की तश्कील का जो अमल है, पेशाब की जो तश्कील का जो जो अमल है, तो ये पहला कदम खून को छनना है, यानी खून का फिल्ट्रेशन का जो पहला कदम है वो कौन है? ग्लोमेरुलर तख्तीर। तो पेशाब की तश्कील या पेशाब के बनने का जो पहला कदम है वो खून का क्या है? छनना है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ग्लोमेरुलस के जरिए ये काम क्या किया जाता है? अंजाम दिया जाता है। तो पेशाब के बनने के लिए पहला अमल तख्तीर होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और ये जो अमल होगा ये किसके जरिए होगा? ग्लोमेरुलस के लिए होगा। इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर तख्तीर, या इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बात समझ में आई? तो पहली स्टेप जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिल्ट्रेशन का जो अमल है, तख्तीर का जो अमल है, वो ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं ना। गुर्दे के जरिए 1 मिनट में औसतन 1200 यानी 1100 से 1200 मिलीलीटर खून छनता है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है, वो हार्ट हर हार्ट बीट में, यानी जब हार्ट बीट होती है कंप्लीट, तो उस वक्त हमारे जिस्म में कितना लीटर? 5 लीटर ब्लड पूरे जिस्म में क्या करता है? पंप करता है, प्रेशर से भेजता है। उसमें से 1100 से लेकर 1200 ml जो ब्लड है, ये 1100 से 1200 ml का जो ब्लड है, ये कहां पर आता है? ये आता है किडनी में। कहां पर आ जाता है? ये किडनी में। और किडनी में जब ये 1100 से 1200 आएगा तो वो क्या करेगा? छनेगा। तो ये जो छन्ने का अमल होता है, जो छन्ने का अमल होता है, छन्ने के अमल में कितना ब्लड? हर मर्तबा हर मिनट में 1100 से 1200 हमारे ब्लड छनता रहता है। जो खून का लगभग कितना है? यानी 5 लीटर है। 5 लीटर यानी 5000, और यहाँ पर कौन है? 1100, यानी आप समझ लीजिए कि 1000 है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? पूरे 5000 का एक हिस्सा, यानी पूरे 5000 का कितना हिस्सा है? एक हिस्सा। इसलिए कहा जाता है 1/5वां हिस्सा मुकर्रर करता है, जो 1 मिनट में दिल के हर एक वेंट्रिकल के जरिए बाहर निकलता है। ठीक है ना। ग्लोमेरुलर कैपिलरी के खून के दबाव की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खून के दबाव की वजह से, खून का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से 3 तह में खून छनता है। यानी बेसिकली जो ब्लड आता है, वो ब्लड जब आता है हार्ट के पास से, तो उसके ऊपर एक प्रेशर रन करता है। उस प्रेशर की वजह से हमारा खून क्या होता है? छनता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। अब ये जो फिल्ट्रेशन होने वाला, जो फिल्टर होने वाला ब्लड है, जिस ब्लड की तख्तीर होने वाली है, तो वो 3 छन्नियों से गुजरता है। यानी छन्नी हम इसलिए कह रहे हैं कि समझ में आएगा। तो जिस तरह से हमारे पास छन्नी होती है चाय की, जिसके जरिए आप चाय उंडेल देते हैं तो पत्ती पीछे बच जाती है, पूरा रसूख नीचे चला जाता है, तो इसी तरह की एक छन्नी कंसिडर करिए। लेकिन इस छन्नी के अंदर कितनी तह है? 3 तह है। कौन कौन सी तह है? तो इन तहों में जो पहली तह है वो है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एपिथेलियम। वो कौन है? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। यानी ये हमने कहा कि ये कौन है? ये है बंचेस ऑफ ब्लड वेसल, है ना, ये बंचेस ऑफ ब्लड वेसल थी। तो इसकी जो वॉल है, यानी फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, तो ये जो लेयर है ये कौन है? एपिथेलियम। याद आ रहा है? हमने पढ़ा हुआ है ब्लड वेसल, एपिथेलियम। याद आ रहा है? हमने पढ़ा हुआ है जब हमने टिश्यू पढ़ा था, तो उस वक्त हमने बातों में हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी जो लेयर होती है वो स्क्वामस टिश्यू होते है। याद आ रहा है? तो ये है। दूसरा, बूमस कैप्सूल की एपिथेलियम। बूमस कैप्सूल मतलब ये जो प्याला नुमा शक्ल थी ना, तो उसकी ये जो शक्ल है, तो ये जो लेयर है उसकी, ये जो लेयर है ये कौन है? बूमस कैप्सूल की। वो कौन है? एपिथेलियम। और फिर इन दोनों के दरमियान की झिल्ली, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक झिल्ली होगी। तो इस तरह से 3 फिल्टर है, उन 3 फिल्टर से इसको गुजरना है, 3 छन्नियों से इसको गुजरना है। तो 3 छन्नियों से गुजरने के लिए काम कौन करता है? ग्लोमेरुलर के अंदर जो खून है उसके ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसकी मदद से वो जाता है। फिर बूमस कैप्सूल की जो एपिथेलियम है उसके अंदर स्पेशल टाइप के खलिए होते हैं। स्पेशल टाइप के खलिए होते हैं, बहुत मखसूस खलिए होते हैं, उनको कहा जाता है पोडोसाइट्स। क्या कहा जाता है उनको? पोडोसाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले ऐसे सवाल हैं जो बहुत बेसिक बेसिक होते हैं, और हमको उनके नाम याद अगर हो तो हम बहुत आसानी से उनके क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो
प्याला नुमा शक्ल है। इस प्याला नुमा शक्ल के अंदर जो सेल होते हैं यहाँ पर, ये जो सेल होते हैं इनको कहा जाता है पोडोसाइट। इनको क्या कहा जाता है यहाँ पर? पोडोसाइट। ठीक है, तो ये जो बूमस कैप्सूल है उसकी स्पेशल साख होती है जिसको कहा जाता है पोडोसाइट। तो यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम ऐड किया हुआ है कि यहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ से इंटर होगा फिर इस तरह जाएगा। तो ब्लड की ये एक वॉल है, ठीक है, और बूमस कैप्सूल की यहाँ पर पीछे एक वॉल है और इन दोनों के बीच में एक वॉल है। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लड यहाँ पर क्या होता है, छनता है। यहाँ पर जो सेल है उनको क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। तो फिर इस कदर पेचीदा तरीके से सजा होता है कि प्लाज्मा का तकरीबन सभी तरकीबी अज्जा, यानी ये जो सजावट है या ये जो अरेंजमेंट की इतनी जबरदस्त अरेंजमेंट है कि जब ब्लड पास होता है तो ब्लड में से कौन निकलेगा? ब्लड में से निकलेंगे सिर्फ प्लाज्मा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है सेल। याद आ रहा है? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल। और प्लाज्मा में हमने पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो सेल होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। तो सेल इसमें से पास नहीं होंगे, सिर्फ कौन पास होगा? प्लाज्मा पास होगा। तो तकरीबन सभी तरकीबी अज्जा सिवाय प्रोटीन के बूमस कैप्सूल की लूमन में क्या हो जाते हैं? दाखिल। अब ये जो हिस्सा है बूमस कैप्सूल का, जो पैरानोमा साफ्ट है, इसको कहा जाता है लूमन। इसको क्या कहा जाता है? लूमन, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे खाली जगह। ये क्या है? उसकी खाली जगह है। तो जो भी फिल्टर होगा, यानी जो भी यहाँ से निकलेगा ब्लड में से, वो सब यहाँ के जमा हो जाएगा। तो ये जो होता है इसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। क्या कहा जाता है इसको? फिल्ट्रेट कहा जाता है। वो यहाँ के जमा हो जाएगा, इसलिए इस तरीके को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बाला इंजिसाब। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बाला इंजिसाब। इंजिसाब नहीं बोलना चाहिए, बाला तख्दीर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का अमल हो रहा है, इंजिसाब का अमल नहीं होता है। तो यहाँ याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इसी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कह रहे हैं कि जब फिल्ट्रेशन का अमल होता है तो इसमें से छोटी छोटी सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सारी चीजें वहां पर रह जाती है। इसको लिए उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। तो ये पहला अमल है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ एक और चीज याद रखिए कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, ये जब छानने का अमल होता है, तो क्या होता है? एक मिनट में गुर्दे के जरिए छनने वाले मख्तर, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? फिल्ट्रेट की मिकदार, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको क्या कहते हैं? GFR। GFR का मतलब क्या होता है? GFR का मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR का मतलब क्या होता है? एक मिनट में जितना मख्तर आपके पास बनेगा, मख्तर का मतलब क्या है? फिल्ट्रेट। जितना मख्तर बनेगा, जितना फिल्ट्रेट बनता है, उसको क्या कहते हैं? GFR। तो एक तंदुरुस्त इंसान में जो GFR होता है लगभग एक मिनट में कितना होता है? 125 मिलीलीटर। जो एक मिनट में टोटल जो GFR होता है, जो टोटल फिल्टर होता है, मख्तर बनता है, तो वो कितना बनता है? 125 मिलीलीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना बनेगा? 125। अब यही 125 को अगर आप 24 आवर करो, यानी एक दिन की बात करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 लीटर। कितना हो जाएगा? 180 लीटर। यानी एक दिन में हमारे जिस्म में कितना बनता है? 180 लीटर कितना बनता है? एक दिन में बनता है। तो इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर रेट। तो हमारे जिस्म में एक मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होना चाहिए? 125 ml पर मिनट। और एक दिन में कितनी होना चाहिए? 180 लीटर। मैं अब अगर गुर्दे में ग्लोमेरुलर इंजिजाबी शरह के बाकायदगी
के लिए मुकम्मल तरीक़ेकार होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी हमेशा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होना चाहिए, 125 ml पर मिनट होना चाहिए। तो इसको हमेशा क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, इसको हमेशा कंट्रोल करना होता है, इसको ज़ाब्ता यानी बाज़ाब्ता के साथ इसको रन करना होता है। तो इसके लिए पूरा मुकम्मल तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए ये मेंटेन होता है। और ये जो तरीक़ेकार है इसको कहा जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या कहा जाता है, ये जो 125 ml है इसको मेंटेन करने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो करता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर JGA। इसको क्या बोला जाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को कहते हैं JGA। तो याद रखना है कि जो हमारा GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसको मेंटेन करने का काम एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल, एक मखसूस साख्त कर रही है जिसका नाम क्या है, JGA। यानी ये JGA क्या करेगा, हमेशा किडनी को बोलेगा कि तुमने 125 ml पर मिनट में वेस्ट मटेरियल निकालना ही है, एक दिन में तुमने 180 लीटर निकालना ही है। तो ये जो कंट्रोल करना है ये काम कौन करेगा, JGA। फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक खास असर पजीर हिस्सा है, यानी बहुत ही स्पेसिफिक असर पजीर हिस्सा है, इफेक्टिव एरिया है जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखिए बात किसकी आ रही है, DCT, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खलियों की तरमीम, यानी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन, क्या हो गया, मॉडिफिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, तरमीम, जिसको हम क्या कहते हैं, तब्दीली। ठीक है, तब्दीली। और इनके मिलने की जगह पर पाए जाने वाले एफरंट आर्टियोल, दूसरा किसके साथ है, एफरंट, किसके साथ है, एफरंट आर्टेरियल। तो ये दो साख्तें मिलके क्या बनाती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बनाती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। कौन कौन सी साख्त, एक है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरी कौन है, एफरंट आर्टेरियल। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तब्दील शुदा शक्ल बनाते हैं, एक तरमीम शुदा शक्ल बनाते हैं, एक मॉडिफिकेशन बनाते हैं, जिसको कहा जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और GFR यानी ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो हमेशा कितनी होना चाहिए, 125 ml पर मिनट। अगर GFR में गिरावट आती है, यानी GFR अगर कभी कम होता है, तो उस वक्त क्या होता है, यहां पर जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वहां पर खलिए होते हैं जिनको कहा जाता है JG खलिए। क्या कहा जाता है इनको, JG खलिए। ये JG खलिए तापकार हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे निकलता है रेनिन। क्या निकलता है उससे, रेनिन। ये जो रेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कौन होता है, रेनिन निकलता है जो खून में ग्लोमेरुलर बहाव को क्या करता है, उभारता है। यानी क्या करेगा वो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो कम हो गया था उस बहाव को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इस तरह से वहां पर क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, मींस 125 क्यों नहीं हो रहा था, 125 ml पर मिनट नहीं हो रहा था, उसका रीजन ये था शायद ब्लड का प्रेशर क्या हो गया होगा कम, स्पीड क्या हो गई होगी कम। तो ये क्या होगा, ये बात किसको समझ में आएगी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को। तो फिर वो क्या करेगा, वहां पर रिलीज करेगा रेनिन, जो जाके क्या करेगा, उस बहाव को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इस तरह GFR फिर आम हालत में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो जो GFR डिक्रीज हुआ था वो बराबर अपनी लेवल पे आ जाता है। अगर एक दिन में बनने वाला 180 मिलीलीटर, 180 मिलीलीटर मख्तर की मिकदार का मुकाबला एक दिन में बनने वाले फिल्ट्रेट के साथ अगर हम करते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेप मालूम पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, हमले इंजिज़ाब। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमने समझना है ना बच्चों। मैंने यहाँ पर है ना दो चार्ट साइड किया हुआ है ताकि आपको बातें समझ में आए। रेनिन, ये रेनिन एक तरह का क्या है, केमिकल है। रेनिन जो है ना ये एक तरह का केमिकल है, और ये जो रेनिन जो केमिकल है ये जाके बहुत बड़ा काम करता है। ये जाके क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड है उस एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल करता है,
और फिर एड्रिनल ग्लैंड को जब सिग्नल मिलता है तो वो वहां पर रिलीज करता है जिसको कहा जाता है अल्डोस्टेरॉन। और ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये आता है और किडनी के जो एफरेंट आर्टरियोल है वहां आके उसको क्या कर देता है, दबा देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम आगे चल के पढ़ने वाले, बस इतना याद रखिए कि रेनिन एक तरह का केमिकल है जो सिक्रीट होता है, तो ये सिक्रीट होता है और जाके क्या करेगा, अल्डोस्टेरॉन को किसका सिक्रीशन करवाएगा, अल्डोस्टेरॉन, जो कहां से बनता है, एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए डिटेल में नहीं बोला क्योंकि हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं अल्डोस्टेरॉन को। तो अल्डोस्टेरॉन जब हम पढ़ेंगे उस वक्त भी मैं इंशाल्लाह ये आपको याद दहानी करूंगा। ठीक है ना, यहां पर देखिए मैंने दो चीजें ऐड की है, ये है किडनी डिजीज यानी डिजीज किडनी, और ये नॉर्मल है कि एक चार्ट है। यहां देखिए जब किडनी फेलियर होती है और यहाँ पर एक किडनी जब क्या होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर यहां से स्टार्ट हो रहा है 0, ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, और 60 के ऊपर अगर फिल्ट्रेशन बन रहा है यानी कहां तक, 120। कितना बनना चाहिए, 120 यानी 125 ml बनना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किडनी फेल हो गई, यानी फिल्ट्रेशन का जो अमल है अगर वो 60 से कम हो रहा है, यानी जो GFR रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अगर, तो इसलिए हम ये कहते हैं किडनी डिजीज। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बुनियाद में मालूम होता है कि किडनी फेल हो गई या अच्छी है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज होगा तो मालूम पड़ेगा कि किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। नो, यहां पर देखो, यहां पर भी मैंने वैसे ही ऐड किया 120, 60 और 15। तो यहां पर है किडनी फेलियर, यहां पर है किडनी डिजीज, और ये है नॉर्मल। यानी नॉर्मल में आपके बॉडी के अंदर जो किडनी है वो कितना बनाना है, 60, GFR आपका 60, लेकिन 60 से जैसे ही नीचे आना शुरू होगा तो पहले तो वो किडनी डिजीज रहेंगी कि कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम है। बाद में अगर उससे भी कम होने लग जाए तो फिर इसका मतलब है कि किडनी फेल हो गई है, किडनी अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है किडनी डिजीजेस, जिसमें से एक है किडनी फेलियर, जिसमें किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है, और अगर किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए तो उस किडनी को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी को तब्दील किया जाता है। ठीक है ना, अब हमने कहा कि बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर 180 लीटर, कितना, 180 लीटर पूरा बनता है ना। 180 बनने के बाद हमारे जिस्म से सिर्फ 1.5 लीटर हमारे जिस्म से जो पेशाब निकलता है, वो पेशाब कितना निकलता है ना, जो पेशाब जिस्म से खारिज होता है उसकी मिकदार कितनी होती है, तो 1.5 लीटर। पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो 1.5 लीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 180 लीटर आपके बॉडी में दिन भर में बनता है उसका 99% हमारे बॉडी में क्या हो गया, दोबारा उसका क्या हो गया, इंजेजाब हो गया। इसका मतलब पहली जो स्टेप हुई वो क्या थी, ग्लोमेरुलर तख्तीर। दूसरी जो स्टेप होती है वो क्या होता है, दोबारा इंजेजाब, जिसको हम क्या कहते हैं, रीएब्सॉर्प्शन। कौन सा अमल कहते हैं हम उसको, रीएब्सॉर्प्शन का अमल कहते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो पेशाब बनने का अमल है, उस पेशाब बनने के अमल में 180 लीटर बनता है, लेकिन पेशाब जो होता है 1.5 लीटर से, तो उससे जाहिर होता है कि फिल्ट्रेट का लगभग 99% रीनल टिब्यूल के जरिए क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो रीनल टिब्यूल उसको दोबारा क्या कर लेती है, रीएब्सॉर्ब। इस तरीके को क्या कहा जाता है, रीएब्सॉर्प्शन। तो मैंने यहाँ डायग्राम भी ऐड किया हुआ है कि ये ब्लड है और इस ब्लड में वापस से सारी चीजों को क्या किया जाता है, जो फिल्ट्रेशन हुआ होता है मटेरियल, उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नो, इस तरह का जो काम है वो या तो एक्टिव होगा या तो वो पैसिव तरीके से नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में पाई जाने वाली जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम के खलिए है उसमें होता है। जैसे मख्तर में पाई जाने वाली चीज जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम वगैरह है, इनको एक्टिव या महासिल तरीके से या फाल तरीके से क्या कर दिया जाता है, दोबारा मुंजजिब या इंजिजाब किया जाता है, या उसको क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहाँ याद रखना है कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन का अमल है, रीअब्जॉर्प्शन का अमल दो तरीके से होगा। एक अमल होगा जिसको हम कहते हैं फाल, और दूसरा अमल होता है जिसको हम कहते हैं गैर फाल। अगर आपको याद होगा तो प्लांट की केस में मैंने ये बात आपको क्लियर किया था कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव,
दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी डालना पड़ता है, और पैसिव में आपको किसी चीज की एनर्जी नहीं होती है। याद आ रहा है? फिर पैसिव में हमने कहा था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बात याद आ रही है बच्चों? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजनी जो अशिया है वो गैर महासिल नक्ल हमल, यानी गैर फाल नक्ल हम, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, उसके जरिए क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। फिर नेफ्रॉन के शुरुआती हिस्से में पानी का दोबारा इंतजाम गैर महासिल तरीके से, यानी गैर फाल तरीके से, या दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं इसको, पैसिव तरीके से होता है, ठीक है। पेशाब की तश्कील में नाली नुमा, जो पेशाब की तश्कील है उसमें नाली नुमा खलिए, जिसे जो नाली नुमा खलिए है, या नाली नुमा का मतलब यहाँ से बेसिकली क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो पेशाब की तश्कील है उसमें जो खलिए होते हैं, यानी नाली के खलिए, नाली के जो खलिए वो होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। तो वो जो खलिए है वो क्या करते हैं, वो करते हैं सिक्रीशन, वो इफराज करते हैं। किसका इफराज करते हैं? वो इफराज करते हैं हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का। तो वो क्या करते हैं, मख्तर में इफराज करते हैं। मख्तर में मतलब कहाँ करते हैं, फिल्ट्रेट में। ये क्यों करते हैं? तो पेशाब की तश्कील में ट्यूब्यूलर इफराज भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये जिस्म के सयाल के बरखी, यानी किसको मेंटेन करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको मेंटेन करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को, यानी सोडियम पोटेशियम। और ऐसे ही एसिड बेस बैलेंस, जो हमारा बॉडी है उस बॉडी में वो मेंटेन क्या करेगा, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने की, उसको बरकरार रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये बहुत बेसिक स्टेप्स है जिसको हमको बहुत आसानी से समझना है कि जब पेशाब बनने का अमल होता है तो उस पेशाब बनने के अमल में 3 स्टेप्स होती है, जिसमें से लास्ट जो स्टेप होती है अक्सर बच्चे इसको इजी ले लेते हैं। इसको इजी मत दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, इनका इफराज कौन करता है, कहां पर होता है, इस अमल को क्या कहते हैं। फिर ये जो इफराज हो रहा है, इस इफराज का मकसद क्या है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यानी सयाल के बर्क बैलेंस को, उसके बर्क की मिकदार को बराबर रखना, बरकरार रखना, साथ ही साथ एसिड बेस तवाजुन को, एसिड बेस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहां तक हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बातें समझ में आ जाती है इसलिए याद भी कर लेते हैं, लेकिन यहां से आगे की जो बातें हैं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ठीक है ना। बच्चों टाइम ज्यादा हो गया, हम बाकी की जो बातें हैं कल सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल सुबह 5:30 बजे हमारा लेक्चर होगा। सुबह 5:30 से 7:30 या 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी इंशाल्लाह। कल हम इस चैप्टर को सुबह में खत्म कर देंगे, और उसके बाद रात में दोबारा हम जोहर की नमाज के बाद या फिर असर की नमाज के बाद हम दोबारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि वो चैप्टर कल ही 2 घंटे में खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।